हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर के सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PR एजुकेशन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने 12वीं की यूनिट 2 की यानी कि यूनिट 2 की चैप्टर नंबर 5 को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं को देखे थे हम लोग पिछला वीडियो में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मानवीय क्रियाएं जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। उसी में हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने खनन को देखा था, संग्रहण को देखा था, और आज हम लोग कृषि के बारे में देखेंगे। आज हम लोग कृषि के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के बाद आपको कृषि से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन कभी भविष्य में होने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। और एक बात कहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग देखते हैं कृषि। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कृषि होता क्या है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि कृषि जो है एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप को तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि प्राथमिक क्रियाकलाप वह होता है जिसमें प्रकृति से जुड़ाव रहता है, यानी कि प्रकृति द्वारा ही ये जुड़ा रहता है। और इसमें हम लोगों ने कई उदाहरणों को देखा था, तो उसी में आज हम लोग कृषि को देखेंगे। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 55% जो है इसी पर निर्भर है और इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। यह देश की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण यानी कि आधी जनसंख्या का भरण पोषण करता है तथा उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। जी हाँ, यानी कि बहुत सारे हमारे देश में उद्योग हैं जो कि कृषि से ही जुड़े हुए हैं, जैसे कपास यानी कि सूती वस्त्र हुआ, और भी बहुत सारे उद्योग हैं जो कि प्राथमिक यानी कि कृषि से जुड़े हुए हैं। एक कहा जाता है कि अगर कृषि में 1% की वृद्धि हो जाती है तो यह सेवा क्षेत्र में 0.9% की वृद्धि ला देती है और औद्योगिक क्षेत्र में 0.7% की वृद्धि ला देती है। यानी कि ये कह जा सकते हैं कि कृषि ये हमारे भरण पोषण का ही साधन नहीं है, ये हमारे आर्थिक आय का भी और हमारे उद्योगों को भी ये कच्चा माल प्रदान करता है। इस दृष्टि से कृषि जो है हम लोग के लिए बहुत विषय है बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं कृषि को। तो कृषि के बारे में हमने समझा कि कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। अब हम लोग कृषि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कृषि के प्रकार। अब देखिए, तो कृषि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक देखिए निर्वाहन कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं निर्वाहन कृषि। देखिए, जब कोई कृषि पारंपरिक रूप से निम्न प्रौद्योगिकी और आधिकारिक पारिवारिक श्रम का, जी हाँ, यानी कि अपने पारिवारिक श्रम का उपयोग करके अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कृषि करता है, तो उसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि उस ढंग से किया जाता है कि इसमें बिक्री के लिए नहीं किया जाता है, यह मुख्य रूप से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही किया जाता है, तो इसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। अब देखिए, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। इस कृषि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिम निर्वाहन कृषि, यानी कि प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, इसे झूम कृषि और कर्तन और दहन यानी कि स्लैश एंड बर्न और स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। यानी कि झूम खेती के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि झूम कृषि क्या है। ये आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से ये वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जंगल काफ़ी होते हैं। यानी कि पहले ज़माने में जंगल बहुत भारी मात्रा में हुआ करते थे, तो लोग इसमें करते थे क्या थे कि वृक्षों के डालियों को काट देते थे और काट कर उसको जला देते थे, और जले हुए पदार्थ को जिस स्थान पे खेती करना है उस स्थान पे छिड़क देते थे और वहाँ पर वो खेती करते थे। फिर 1-2 साल खेती करने के बाद जैसे ही उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, तो ये लोग उस स्थान को छोड़कर त्याग कर दूसरे स्थान चले जाते थे। इसीलिए स्थानांतरित कृषि भी इसे कहा जाता है। और स्लैश एंड बर्न यानी कि कर्तन और दहन इसलिए कहा जाता है इसमें
वृक्षों के डालियों को काट कर जला दिया जाता है, इसीलिए इसको कर्तन और दहन कहा जाता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग जाते रहते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब देखिए, अभी इसे ये जान लेते हैं कि और फिर 2-3 वर्षों के बाद, जैसे मान लीजिए कि दूसरे जगह गए और दूसरे जगह खेती करने के बाद पुनः उस स्थान पर भी लौट आते थे, तो इस प्रकार ये कृषि जो है झूम कृषि कहलाती थी। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि लोग पुराने ज़माने से खेती करते हैं, यानी इसमें कोई नया टेक्निक यूज नहीं करते थे, और पुराने हल बैल से और लकड़ी के हलों से ही इसमें खेती किया जाता था। ठीक है, और जैसे ही इसमें जनसंख्या जब बढ़ी तो कृषि ने दूसरा रूप ले लिया, जिसे हम लोग गहन निर्वाहन कृषि। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। क्या होता है कि जब जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो भूमि पर लोगों को अधिक उत्पादन करना उनकी मजबूरी हो जाती है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि इसमें चाहते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन करें। अब देखिए, इसमें किसान भूमि के छोटे भूखंड पर, जी हाँ, जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो भूमि का जो होगा खंडन होगा ही और उसका रूप छोटा होगा ही, तो ये क्या करते हैं कि छोटे भूखंड पर ये खेती करते हैं और साधारण औजारों से, साधारण औजार मीन्स कोई ट्रैक्टर या कोई वैज्ञानिक तरीके से इसमें खेती नहीं की जाती है, और अधिक परिश्रम से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु ये कृषि किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसमें पुराने ढंग से खेती किया जाता है, और इसमें खेतों का आकार जो होता है छोटा होता है, और इसमें परिवार के लोग मिलकर ही ये खेती करते हैं, मुख्य रूप से अपनी भरण पोषण के लिए ये खेती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि आदिम कृषि किसे कहते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं, यानी कि जनसंख्या का दबाव जब बढ़ा तो इस प्रकार के कृषि ने रूप ले लिया। अब देखिए, जैसे ही अगर भरण पोषण हुआ तो उसके बाद लोगों ने आय प्राप्ति के लिए भी कृषि करना शुरू कर दिया। तो इस कृषि को देखिए वाणिज्यिक कृषि के नाम से जाना गया है, यानी कि जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु, यानी कि बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, तो उसे कमर्शियल या व्यापारिक कृषि के नाम से या वाणिज्यिक कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस कृषि को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे वाणिज्यिक अनाज कृषि वाला है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, जब किसी खाद्यान्न फसल का उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से, वाणिज्यिक मतलब बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, तो ये वाणिज्यिक अनाज कृषि कहा जाता है। इसमें एक ही फसल को विस्तृत भूखंड पर उगाया जाता है, यानी कि एक ही फसल को बहुत बड़े भूखंड पर ये उगाया जाता है। जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, इसमें मुख्य रूप से ये हैं, इसके उत्पाद हैं। अब देखिए, ये कहाँ पे किया जाता है, तो यूरेशिया समझते होंगे आप लोग, यानी कि यूरोप और एशिया का सम्मिलित भूखंड जो है उसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो यूरेशिया का स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरीज, अर्जेंटीना का पंपास, अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी, यानी कि इन क्षेत्रों में इसकी खेती बृहद पैमाने पर की जाती है। ये देखिए, ये सभी घास के मैदान हैं, तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि यानी कि वाणिज्यिक कृषि की जाती है, वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रोपण कृषि यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए, यह एक व्यापारिक कृषि है, यानी कि इसमें जो खेती, जिस फसल का उत्पादन किया जाता है, मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय हुआ, कहवा, कोको, रबड़, गन्ना, कपास, केला, अनानास जैसी फसलें उगाई जाती है। अब देखिए, इसमें बागानों का आकार बड़ा होता है, यानी कि ये छोटे मोटे खेतों में नहीं किया जाता है, इनका आकार जो होता है बड़ा होता है, क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से ये लोग खेती करते हैं। अब देखिए, इसके साथ ही अधिक पूंजी निवेश, यानी कि इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। उच्च प्रबंधन, यानी कि अच्छा मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए, तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये कृषि जो है और कृषि हट करके है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक पूंजी का निवेश हुआ रहता है, जिसके चलते। अगला है मिश्रित कृषि। अब देखिए, इसमें ये मिश्रित कृषि मीन्स मिक्स्ड एग्रीकल्चर,
अब देखिए इसमें पशुओं एवं फसलों को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि पशु और फसल जो है साथ साथ किए जाते हैं। अब देखिए इसमें गेहूँ, जौ, मक्का एवं चारे के फसल प्रमुख हैं। अब इनके साथ साथ है, यानी कि इन फसलों के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। अब देखिए खेतों का आकार मध्यम होता है, यानी कि ये इस प्रकार के खेत ना ही छोटे होते हैं और ना ही बड़े होते हैं, यानी कि मीडियम प्रकार के होते हैं। इस प्रकार की कृषि अत्यधिक विकसित भागों में, आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में, कि वहाँ पर देखे होंगे कि इस प्रकार की खेती की जाती है। लोग अपने बाड़ा भी बनाए रहते हैं, वहीं पर पशुओं को भी पालते हैं और अपना फार्म भी बनाए हुए हैं और वहीं पर कृषि भी करते हैं। तो ये मिश्रित कृषि कही जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेयरी कृषि। देखिए इसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। जी हाँ, इसमें मुख्य रूप से वैसे पशुओं को पाला जाता है जिससे कि दूध प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए इसमें पशुओं को स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि उनके स्वास्थ्य, प्रजनन और उनके चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब देखिए यह मुख्य रूप से नगरों के इर्द गिर्द किया जाता है। क्यों नगरों के इर्द गिर्द किया जाता है? क्योंकि दूध का ज़्यादातर खपत कहाँ होता है? नगरों में ही होता है। तो इसलिए नगरों के इर्द गिर्द ही इस प्रकार की खेती की जाती है। अब देखिए इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए भूमध्य सागरीय कृषि। यह कृषि जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, अब देखिए भूमध्य सागरीय, यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे एवं रसदार फलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। यानी कि इसमें कैसे फलों का उत्पादन किया जाता है? खट्टे एवं रसदार फलों के, जैसे अंगूर हुआ, संतरा हुआ, इस प्रकार का यहाँ पर खेती किया जाता है। और यही कारण है कि ये क्षेत्र जो है वाइन उत्पादन के लिए, यानी कि शराब उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। इसी के चलते फ्रांस को सुंदरी एवं सूरा का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए सब्जी एवं उद्यम कृषि, यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प उगाए जाते हैं। आप लोग जानते हो कि सब्जियां, फल एवं पुष्प में आय की प्राप्ति अधिक होती है। तो इस प्रकार की कृषि यहाँ पे की जाती है। सब्जी एवं उद्यम कृषि के अंतर्गत इसकी की जाती है। इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक है जिसे बेचकर धन कमाया जाता है। यानी कि ये जो है फल हैं, सब्जियां हैं, पुष्प हैं, इनका मांग कहाँ पे रहता है? नगरों में ही। तो किसान इसको बेच करके अधिक मुद्रा कमाने के लिए ये खेतियाँ करते हैं। अब देखिए खेतों का आकार छोटा होता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहाँ इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रक फार्मिंग किसे कहा जाता है? तो जहाँ पर फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है वो ट्रक फार्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको जाना जाता है? क्योंकि इसमें ट्रक का, यानी कि परिवहन संसाधनों का विशेष मुख्य स्थान रहता है। क्योंकि अगर इनको सही समय से नगरों में नहीं पहुंचाया गया तो ये खराब होने की संभावना भी इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अगला है कारखाना कृषि। यह एक अन्य प्रकार की कृषि है जिसमें मुख्यतः गाय, बैल, कुकुर आदि को पाला जाता है। इन्हें क्या किया जाता है कि बाड़ों में रखा जाता है। बाड़ों आप लोग समझते हैं जहाँ पर जानवरों को, पशुओं को पाला जाता है, तो बाड़ों में रखा जाता है और कारखानों में निर्मित चारों को खिलाया जाता है। इसलिए इनका नाम कारखाना कृषि रखा गया है। ठीक है, अब देखिए मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं संगठन के आधार पर, यानी कि संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार। अब इसमें देखिए इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है सहकारी कृषि और एक है सामूहिक कृषि। अब देखिए सहकारी कृषि को देखते हैं। यह कृषि यह ऐसी कृषि है जिसमें कृषक स्वेच्छा से अपनी भूमि एवं अन्य संसाधनों को एकत्रित करके सहकारी संस्था बनाते हैं। क्या करते हैं इसमें? सहकारी संस्था यानी कि समिति बनाते हैं और मिलजुल कर फसलें उगाते हैं। अब देखो इस पद्धति में
कृषि भूमि पर किसी भी किसान का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी खास व्यक्ति का इसमें स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि सब लोगों का इसमें बराबर अधिकार रहता है। देखिए, किसी भी प्रकार का निर्णय सभी सदस्यों द्वारा बनाई गई समिति, यानी कि जो समिति बनाई गई है, कोई भी निर्णय लेना होता है तो वही समिति लेती है। अब देखिए, इस प्रकार की कृषि कहाँ पे की जाती है, तो डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम आदि देशों में मुख्य रूप से ये की जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सामूहिक कृषि, यानी कि इसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व समस्त समाज का होता है। अब इसमें जो है यह ऐसी कृषि है जिसमें उत्पादन जो होता है इसका पूरा मतलब जिम्मेवारी किसका होता है, समाज का होता है, और श्रम सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है। यह कृषि साम्यवादी क्रांति की देन है, जिसे जी हाँ, यानी कि जब 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई थी तो उसी के बाद से ये इस प्रकार की सामूहिक कृषि की जाने लगी, यानी कि ये कृषि जो है उसी कृषि की देन है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे इसी का शेष भाग आप लोग देखना ना भूलिएगा, उसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। तो इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।